क्लास, कैसे हैं बच्चों? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हमें ये उम्मीद है। और आज आपके साइंस सब्जेक्ट की जो श्रृंखला हम आपको पढ़ा रहे थे आपके विज्ञान विषय में, वो उसका लेसन नंबर 11 साउंड या ध्वनि। आज हम चैप्टर 11 आपको उसके बारे में समझाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है साउंड और ध्वनि। ध्वनि आप सब जानते हैं क्या होती है। जब भी हमारे कानों में किसी प्रकार का कंपन महसूस होता है, कुछ लगता है कि मेरे ईयर्स में कोई वाइब्रेशंस हो रही है, तो हमको कोई ना कोई ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि क्या है? ये भी एक ऊर्जा का ही स्वरूप है बच्चों। और इस ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो माध्यम के द्वारा जब हम किसी भी यंत्र में या किसी भी उसमें कोई एक विक्षोभ या हलचल बच्चों उत्पन्न कराते हैं, तो उस विक्षोभ या हलचल जो है वो वाइब्रेशंस, कंपन के माध्यम से, जो माध्यम में कण होते हैं वायु के, उनमें कंपन होता है और कंपन के द्वारा वो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। इसी को बच्चों हम ध्वनि कहते हैं। जो हमारे कानों में आती है, हमें सुनाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं? आवाज या ध्वनि। ध्वनि जो है जब माध्यम में चलती है, तो ये दो प्रकार की तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचती है। ये जो तरंगे होती हैं, इनको अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे। इसको बच्चों एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। जब आप किसी यंत्र को जो है बजाते हैं, चाहे सितार ले लीजिए, तो सितार में आप उंगलियों से उसके तारों पे कंपन करते हैं, अर्थात विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। तो उन तारों से जो है एक आवाज़, एक साउंड निकलती है। वो साउंड हमारे कानों में आती है और उसी के द्वारा हम सितार के तार से निकली हुई ध्वनि को महसूस करते हैं। अब ध्वनि में जो है किस प्रकार से जो है प्रोपगेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, इसके बारे में बच्चों समझिए। ध्वनि है क्या, कैसे संचरित होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ जो हमने आपको बताई हैं वो क्या होती हैं, ये सब हम आपको इस चैप्टर के अंतर्गत समझाएंगे। देखिए बच्चों, ध्वनि का सबसे पहला इस चैप्टर में जो टॉपिक या जो है कि ध्वनि है क्या, इसका उत्पादन कैसे होता है और इसका नेचर कैसा होता है। प्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ साउंड है क्या? तो किसी भी ध्वनि स्रोत के द्वारा विक्षोभ होता है, डिस्टर्बेंस या हलचल, विक्षोभ उत्पन्न करने पर इसमें अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमारे कानों को सुनाई देती हैं। उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, धातु की पतली पत्ती को कंपित कराना, किसी भी चीज़ पे आप पटकेंगे वो हिलने लगती है, उसमें कंपन होने लगता है। या घंटे पर चोट मारने से घंटे में जो है आवाज़ निकलने, एक वाइब्रेशंस होती है, एक कंपन होता है, जिसके माध्यम से हमें उसमें एक आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। या सितार के तार को कंपित करके छोड़ देने पर भी उसमें एक जो है विक्षोभ के कारण ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। या हम जो मनुष्य बोलते हैं बच्चों, हमारे भी गले में जो एक झिल्ली होती है, जिसे स्वर यंत्र कहते हैं, उस स्वर यंत्र में जब वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं उसकी झिल्ली में, तभी हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है और हम अपनी आवाज़ को दूसरों को सुना लेते हैं। तो ये बच्चों हो गया प्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ साउंड। अब नेक्स्ट है कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। बच्चों देखिए बच्चों, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड के संचरण के लिए हमें एक माध्यम, पहला पॉइंट है कि किसी भी ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम होना बहुत आवश्यक है। बिना माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान प्रोपगेट नहीं होगी बच्चों। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। एक कांच का बच्चों जार लिया है, कांच का एक जार है जिसमें ऊपर एक जो है
ढक्कन से एक बैटरी, एक बिजली वाली घंटी लटका दी है रबर बैंड के माध्यम से, और उसको नीचे निर्वात पंप से जोड़ दिया है, ऊपर जो है वो बैटरी लगी है बच्चों। अब जब हम जो है इस बैटरी को ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये घंटी जो है बजने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पूरा उपकरण जो है हम वायु रोधित बनाते हैं। तो जब हम इस रबड़ को खींचते हैं और बैटरी, बिजली की जो बैटरी है, उससे एक आवाज़ जो है बच्चों साउंड निकलने लगती है। अब हम क्या करते हैं कि इस निर्वात पंप को जो है वो चालू करते हैं बच्चों, और जितनी भी इस एपरेटस की वायु थी उसको खींच लेते हैं। अर्थात इस जार के अंदर एक वैक्यूम, एक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। इसके पहले तो इसमें वायु के कण थे, लेकिन जब हमने इस निर्वात पंप को ऑन किया तो इस निर्वात पंप के माध्यम से इस जार की जितनी भी वायु थी वो सब बाहर निकल गई। अब जब हम इस घंटी को बजाने के लिए कनेक्शन से जोड़ते हैं बच्चों, तो बिजली की घंटी नहीं बजती है। क्यों नहीं घंटी में आवाज आती है? इसलिए कि इस जार के अंदर वैक्यूम, निर्वात उत्पन्न हो जाने से इससे निकली हुई जो आवाज है, जो हलचल है, उसको एक माध्यम नहीं मिला, और इससे कि वो प्रोपगेट अर्थात संचरित एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हुई, इसलिए हमको कानों के द्वारा कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। इससे ये सिद्ध होता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा बच्चों क्या है कि ध्वनि के संचरण में माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ध्वनि का संचरण होता है तो जो माध्यम के कण हैं, जिस माध्यम से वो ध्वनि जो है संचरित हो रही है, वो कण अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, और वो अपनी ऊर्जा को, वो ऊर्जा जो उनको उस विक्षोभ के द्वारा प्राप्त हुई है, वो अपने आगे वाले कण को दे देते हैं और स्वयं अपने स्थान पर बने रहते हैं। आगे वाला कण अपने वाले आगे कण को दे देता है और वो अपने स्थान पर बना रहता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में ध्वनि का जब प्रोपोगेशन होता है बच्चों, तो जो माध्यम होता है उस माध्यम के कण अपने स्थान पर बने रहते हुए अपने आगे वाले कणों को जो ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, स्थानांतरित करते रहते हैं, जिससे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर और संबंधित को सुनाई देती है। तीसरा बच्चों है, ध्वनि माध्यम में जो तरंग है वो वेव्स के रूप में चलती है। अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था कि हमारे अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जिनके द्वारा जो है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान में बच्चों प्रोपगेट या संचरित होती है। इसके लिए बच्चों एक उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि एक नली लें आप, उसमें एक आवाज़ जो है वो फूके, पतली सी नली हो, और उसमें जब एक आप साउंड डालेंगे, एक आवाज़ डालेंगे, तो वो नली के बाहर जो है वो सुनाई देनी चाहिए। कैसे? उसके जो नली के अंदर वायु के कण होते हैं वो उस आवाज़ को पाकर जो है ऊर्जावान हो जाते हैं, और वो अपनी ऊर्जा को अपने आगे वाले कण को दे देते हैं। खुद अपने स्थान पे बने रहते हैं बच्चों, अपनी ऊर्जा को अपने आगे वाले कणों को दे देते हैं और स्वयं अपने स्थान पर बने रहते हैं। वो आगे वाला कण उसके आगे वाले कण को अपनी ऊर्जा दे देता है। इस प्रकार से 1 by 1 उस नली के अंदर जितने भी वायु के कण होते हैं वो सब एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफर करके इस आवाज को, इस ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस 3 पॉइंट से बच्चों क्या सिद्ध हुआ कि ध्वनि जब संचरित होती है तो एक तो उसके लिए माध्यम होना बहुत अनिवार्य है। दूसरा बच्चों, माध्यम में जो कण होते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। और तीसरा बच्चों, जो ध्वनि जब चलती है तो वो तरंगों के रूप में चलती है। तो ध्वनि संचरण के लिए हमें इन 3 बातों का जानना बहुत आवश्यक होता है। 9th क्लास बच्चों, ये जो हमने आपको भी बताया, संचरण के बाद चूंकि हमने ये देखा कि ध्वनि जो संचरित होती है वो एक तरंग के रूप में होती है, तो ये तरंग गति है क्या? माध्यम में तरंग या विक्षोभ के आगे बढ़ने की
प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। मतलब जो माध्यम में जहाँ हमने हलचल उत्पन्न करी वहाँ के कणों में एक गति उत्पन्न हो जाती है, उस गति या उस हलचल को जो है वो हलचल आगे बढ़ती जाती है, उसको ही हम तरंग गति कहते हैं। इस तरंग गति में कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि हमने आपको अभी इनमें बताया, यही मेन विशेषताएं हैं। बच्चों एक बार फिर समझ लीजिए कि तरंग गति की जो उत्पत्ति है वो हलचल या विक्षोभ के कारण ही होती है। नंबर बी, ये जो हलचल या विक्षोभ है ये एक निश्चित चाल से एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कण अपना स्थान नहीं छोड़ता है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो केवल अपनी हलचल को एक कण से दूसरे कण को माध्यम में दे देता है। तीसरा क्या है कि जो विक्षोभ के कारण माध्यम के कण हैं, अभी हमने आपको बताया कि वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करते हैं, अर्थात अपने आसपास वालों के कणों को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हैं, अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। चौथा क्या है कि जब वो कण गति करते हैं तो कणों के दोलन से विक्षोभ के स्थान से जो अब चूंकि आपस में गति कर रहे हैं बच्चों, तो उनमें एक वेग उत्पन्न हो जा रहा है जिससे उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जा रही है, और वो अपनी स्थिति के इधर उधर गति कर रहे हैं तो उनमें स्थितिज ऊर्जा भी उत्पन्न हो जा रही है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि कणों के दोलन से विक्षोभ के स्थान से गतिज और स्थितिज ऊर्जा जो है ये सभी दिशाओं में स्थानांतरित होती जाती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को बच्चों हम कॉमन रूप में यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। तो बच्चों यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, इसको समझिए। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, यही ऊर्जा जो है सभी दिशाओं में वो कण जो है वो स्थानांतरित करते जाते हैं। तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, इसका संचरण कैसे होता है, ध्वनि तरंग क्या होती है। अब हम आपको बताते हैं तरंग गति कितने प्रकार की होती है। 9th क्लास, अब हम इसके आगे देखेंगे तरंगों के प्रकार। 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, एक होता है यांत्रिक तरंगे और दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों के बारे में अभी इसके पहले भी हमने आपको बताया था। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव और गैस में जो पदार्थ के कण बच्चों दोलन करते हैं, जो गति करते हैं, उनके कारण जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, वो जो विक्षोभ के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उनको हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता आवश्यक है। बिना माध्यम के यांत्रिक तरंगे संचरित नहीं हो सकती हैं। 2 प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग जिसे हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग जिसे हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। दूसरे प्रकार की तरंगे बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ये तरंगे, इनके लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये विद्युत चुम्बकीय जिनमें कोई भौतिक माध्यम नहीं होता है, और ये जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, एक्सरे तरंगे, ये सभी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं बच्चों। और ये तरंगे जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से जो है वो चलती हैं, और इस प्रकार की तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी अपना कार्य करती हैं। तो 2 प्रकार की तरंगे हो गई, विद्युत चुम्बकित, पहली यांत्रिक तरंगे जिसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग आती है, और दूसरा बच्चों चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगे जैसे हमारी प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, एक्सरे तरंगे, जो कि मेडिकल साइंस में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब बच्चों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या डिफरेंस है इसको समझिए। 9th क्लास, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे जो ठोस, द्रव और गैस
में पदार्थों के कणों के दोलन के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता अनिवार्य है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगे हमने अभी आपको पहले भी समझा दिया है इसके बारे में कि इनमें भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे भी जो मेडिकल साइंस में ज़्यादा ये तरंगों का इस्तेमाल होता है, प्रकाश, रेडियो, गामा, एक्सरे आदि, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। और इनकी चाल जो है वो प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, तो बहुत अधिक होती है बच्चों। अब जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, अभी हमने आपको बताया 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि में जो संचरण होता है ध्वनि के कणों का, वो मुख्यतः इन्हीं 2 तरंगों के माध्यम से ही होता है। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग बच्चों, यही इनकी परिभाषा भी है और यही इनका अंतर भी है। आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताइए या अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर बताइए, आप यही जवाब जो है इसमें लिख देंगे बच्चों। समझिए बच्चों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या डिफरेंस है। अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं बच्चों, इस तरंग में माध्यम के कण जो है वो तरंग गति की दिशा के लंबवत गति करते हैं। और इस तरंग में जब ये गति करती है तो इसमें 2 प्रकार के विक्षोभ होते हैं। एक ऊंचाई पर जो आता है जिसको हम श्रृंग या क्रीस्ट या शीर्ष कहते हैं, और एक नीचे ट्रफ बनाता है जिसे हम गर्त कहते हैं। एक श्रृंग और एक गर्त के मिलने से बच्चों एक तरंग जो है ये पूरी होती है। इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये सपोज तरंग चली, ये मध्य है, तो मध्य के ऊपर गई बच्चों, या इसका विक्षोभ मध्य को इसको ये इस तरंग दिशा के लंबवत इस तरीके से, तो देखिए ये कहलाता है बच्चों, हमने यह चित्र बनाया हुआ है, इसको श्रृंग या शीर्ष कहते हैं, और ये हिस्सा कहलाता है गर्त। तो एक श्रृंग और एक गर्त, यहाँ से जो होता है पूरा इसका मध्य, ये पूरी एक तरंग गति होती है। समझ में आ गया बच्चों आपको? एक श्रृंग और एक गर्त के मिलने से एक अनुप्रस्थ तरंग बनती है, और ये जो है माध्यम के कणों की जो है ये तरंग गति की दिशा के लंबवत दिशा में जो है वो कंपन या गति करते हैं। दूसरा बच्चों, जो शीर्ष है उस जगह जब ये श्रृंग या शीर्ष बनता है बच्चों, यहाँ पर तरंग के कणों का जो विस्थापन होता है वो सबसे अधिक और धनात्मक होता है, तथा गर्त पर जो है विस्थापन जो है वो सबसे अधिक होता है, उसका मान जो है वो ऋणात्मक होता है। क्योंकि बच्चों नीचे की तरफ चला जाता है तो मान ऋणात्मक हो जाता है और श्रृंग में मान धनात्मक होता है। विस्थापन दोनों का एक समान होता है। ये तरंगे केवल ठोस में और द्रव की सतह पे, क्योंकि इनमें प्रत्यास्थता का गुण लगता है बच्चों, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं ठोस में और द्रव की सतह पर ही बनती हैं। द्रव के अंदर जो है अनुप्रस्थ तरंगे नहीं बनती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण में घनत्व और दाब, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने बच्चों अनुप्रस्थ तरंग की प्रॉपर्टी समझ ली। अब अनुदैर्घ्य समझ लीजिए, जस्ट इसका अपोजिट होता है बच्चों। इस तरंग में जो माध्यम के कण हैं ये अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर जो है वो इधर उधर अर्थात तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं, ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग के जो माध्यम के जो कण हैं वो अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, अनुप्रस्थ में ऊपर नीचे करते हैं और अनुदैर्घ्य में दाएं बाएं करते हैं। ये तरंग जब दाएं बाएं होती है, जब कण जो है पास पास आ जाते हैं तो उसको हम संपीड़न कहते हैं, और जब दूर दूर हो जाते हैं तो इसको हम विरलन कहते हैं। एक संपीड़न और एक विरलन जब मिलता है तो एक अनुदैर्घ्य तरंग का निर्माण होता है। संपीड़न की स्थिति में बच्चों कणों का वेग अधिकतम होता है और इसका मान धनात्मक होता है। लेकिन विरलन में कणों का वेग तो चूंकि गति नहीं परिवर्तित होती है,
तो वेग तो बच्चों समान होता है, लेकिन मान जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, ये द्रव, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में जो है उत्पन्न की जा सकती है। अभी आपने देखा था अनुप्रस्थ केवल ठोस और द्रव की सतह पर थी, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग को ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। संपीड़न की स्थिति में क्या होता है बच्चों? घनत्व और दाब अधिक हो जाता है, लेकिन विरलन की स्थिति में माध्यम का घनत्व और दाब जो है ये कम हो जाता है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में आपने देखा था कि जब माध्यम में गति होती है कणों की, तो उनके घनत्व और दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है ये आप समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा एक ये भी देख लीजिए बच्चों, इसमें जो संपीड़न होता है, एक एग्जाम्पल से जब हम एक स्वरित्र या किसी को गति कराते हैं इसमें, तो जो इसके कणों का वाइब्रेशन होता है, जब ये पास पास आ जाते हैं तो इसको कहते हैं संपीड़न। और जब ये दूर दूर हो जाते हैं इस तरीके से, तो इस स्थिति को कहते हैं बच्चों विरलन। समझ में आ गया आपको? जब पास पास इनके कण आ गए तो वो संपीड़न की स्थिति हो गई, जब दूर दूर हो गए तो उनको हम विरलन। जब हम किसी हथौड़, किसी वाद्य यंत्र पे हम जब पटकते हैं या उसको चोट देते हैं, तो उसके जो दोनों सिरे होते हैं वो गति करने लगते हैं। जब पास पास आते हैं तो उसको हम संपीड़न कहते हैं, जब वो दूर दूर हो जाते हैं तो हम विरलन कहते हैं। संपीड़न की स्थिति में हमको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, और विरलन की स्थिति में जो आवाज़ है वो धीरे धीरे बच्चों कम होती जाती है। बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आप सबको से ये अनुरोध करेंगे बच्चों कि हमारे चैनल का नाम है साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा। ये क्लास 9th और 10th के आपके विज्ञान विषय में बच्चों जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी के हमने प्रॉपर नोट्स जो है बनाए हैं, और प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर जो है आपको वीडियो बनाकर हम आपको जो है ये अपने चैनल के माध्यम से बच्चों भेज रहे हैं, ताकि हमारे वो बच्चे जो घर में बैठकर कभी कभी चैप्टर समझ में नहीं आता है, क्योंकि स्कूल में इतना ज़्यादा कोर्स होता है कि टीचर बार बार एक चैप्टर को रिपीट नहीं कर सकती है। लिमिटेड समय होता है, लिमिटेड समय में हमें लिमिटेड कोर्स पूरा करना पड़ता है बच्चों। तो उस कोर्स को हम बार अगर हम एक चैप्टर को रिपीट करेंगे तो हमें कोर्स कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप बच्चों, ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है बच्चों कि आप घर में बैठकर अपने विज्ञान विषय को हवा ना समझें, इस विषय पे ध्यान से, इंटरेस्ट से इसको पढ़ें बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आप अपने घर में इस वीडियो को, हमारा चैनल का नाम है, फिर बता रहे हैं बच्चों, साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा, को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत लाभप्रद है बच्चों। हिंदी में हम सारे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे हिंदी मीडियम के, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इन शब्दों को आसानी से समझ लें। इसीलिए हमने अपने चैनल में हिंदी मीडियम को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, ताकि हमारे वो सभी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं, गाँव के बच्चे हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अब बच्चों, हम इस चैप्टर में जो शेष बचा है उसके बारे में भी बताते हैं। 9th क्लास, किसी भी ध्वनि तरंग को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करते समय कुछ ऐसे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जिनकी बारे में जानना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम इन टर्म्स को आप नहीं समझेंगे तो किसी भी ध्वनि तरंग को जो है आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये कौन कौन से टर्म्स है? 8 टर्म्स मुख्य हैं जो किसी भी ध्वनि तरंग को एक्सप्रेस करते समय, डिस्क्राइब करते समय आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सबसे पहला है बच्चों साम्य स्थिति, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहते हैं साम्य स्थिति, मध्य स्थिति। दूसरा कहते हैं विस्थापन, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तीसरा बच्चों कहते हैं दोलन की कला। ये दोलन की कला
है, ये है आपका दोलन की कला का मतलब होगा बच्चों कि फेज ऑफ वाइब्रेशन, दोलन होती है वाइब्रेशन, तो फेज ऑफ वाइब्रेशन। फिर है चौथा आयाम, आयाम होता है एम्पलीट्यूड, अधिक से अधिक दूरी पे जाना। नंबर 5 है दोलन काल, जिसको कहते हैं बच्चों हम पीरियोडिक टाइम। छठा है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। 7 है तरंग की चाल, गति, जो तरंग चलती है, तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव। और लास्ट है तरंग धैर्य, जिसको हम वेव लेंथ कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 आपको इसके बारे में समझाते हैं। देखिए 9th क्लास, अब सबसे पहले हम देखेंगे साम्य स्थिति क्या। जैसा कि नाम ही है, इसको कहते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोलन करने वाली वस्तु जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है उस बिंदु को माध्य या साम्य स्थिति कहते हैं। जैसे ये साम्य होगा, गति करने वाली वस्तु इधर या इधर जाती है, तो ये क्या कहलाती है बच्चों, साम्य स्थिति। तो जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है उस बिंदु को माध्यम या साम्य स्थिति कहते हैं। दूसरा बच्चों डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। दोलन करने वाली वस्तु की किसी क्षण साम्यावस्था से दूरी जो है वो उसका विस्थापन कहलाती है। जैसे समझ लीजिए बच्चों, ये वस्तु है वो ए से बी में गई, तो जो ये दूरी है ये इसका विस्थापन कहलाती है। साम्यावस्था से किसी एक और जितना भी जो है वो दूरी चलती है वो उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। तीसरा बच्चों दोलन की कला। कला कहते हैं, जब इसको कहते हैं बच्चों फेस ऑफ वाइब्रेशन। तो अभी हमने आपको श्रृंग और गर्त वगैरह बताया था बच्चों, तो वह राशि जो दोलन करने वाली वस्तु के विस्थापन एवं गति की दिशा और अन्य संबंधित राशियों को किसी विशेष क्षण पर जो है व्यक्त करती है, वो उसकी दोलन की कला या फेस ऑफ वाइब्रेशन कहलाती है। जब अनुप्रस्थ तरंग है बच्चों, तो उसमें श्रृंग और गर्त हो रहे हैं, तो उन इसको प्रदर्शित करना, या अनुदैर्घ्य तरंग है तो उसमें संपीड़न एवं विरलन हो रहा है बच्चों, तो उन संबंधित राशियों को जो है व्यक्त करना, ये दोलन की कला कहलाती है। चौथा है बच्चों आयाम। आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड। तो जो तरंग है वो संचरण के कारण माध्यम के कणों का अपनी साम्यावस्था से एक और अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। जो बच्चों ये विस्थापन हो रहा है ये इसका क्या कहलाएगा, ये आयाम कहलाएगा। साम्य स्थिति के एक और अधिक से अधिक विस्थापन उसका आयाम कहलाता है, और इसको बच्चों ए से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। पांचवा है बच्चों दोलन काल, या इसको कहते हैं आवर्त काल भी इसको कहते हैं। जो हमारा जो मोशन या गति होती है बच्चों, उसको कहते हैं ना पीरियोडिक टाइम। क्या है एक पीरियोडिक टाइम, तो वह समय जिसमें माध्यम का कण एक दोलन पूरा करता है उसका दोलन काल कहलाता है। ये समझिए बच्चों, सपोज ये एक लोलक, सरल लोलक है, ये गति कर रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया, इसका ए पॉइंट था, ये गति करके गया बी पॉइंट पे, फिर ये अपनी साम्य स्थिति पे आया, फिर ये बच्चों इधर सी पॉइंट पे आया, सी पॉइंट पे गया, फिर ये यहाँ है, तो इस यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये इसका क्या कहलाएगा, एक दोलन काल। अपनी मध्य स्थिति के एक और है ना, वह समय जिसमें माध्यम का कण एक दोलन पूरा करता है उसको उसका दोलन काल या टी कहते हैं। दोलन काल पूरा कि यहाँ से सरल लोलक ने चालू किया, बी में गया, बी से फिर ए पे आया, फिर सी पे गया, फिर ए पे आया, ये इसका एक पूरा दोलन काल कहलाएगा। ये इसका पूरा एक दोलन काल कहलाएगा, जिसको हम टी से पहचानते हैं बच्चों, और जिसका मात्रक है सेकेंड। नेक्स्ट है बच्चों फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। माध्यम के किसी कण द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या
उसकी आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकेंड में उसने कितने दोलन पूरे किए, ये है दोलन करने का आवर्त दोलन काल। तो 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं और जिसका मात्रक होता है प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। हर्ट्ज ये एक नाम है, हर्ट्ज। नेक्स्ट बच्चों, तरंग की चाल है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी उस तरंग की चाल होती है। किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी उस तरंग की तरंग चाल होती है। इसे बच्चों v से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ में आ गया बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है बच्चों तरंग दैर्घ्य। माध्यम के किसी कण को एक कंपन करने में लगे समय के दौरान तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है तरंग की चाल, उसकी आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्घ्य में रिलेशन क्या है। ये बच्चों समझ में आ गया। बहुत थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, बस उसको और समझ लीजिए तो ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए 9th क्लास, तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में रिलेशन निकालने के लिए हमने माना कि कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल t, उसकी आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा है बच्चों। तो उत्पन्न तरंग t सेकेंड में लैम्डा दूरी तय करेगी। तो हम क्या कहेंगे, ये जो डॉट है बच्चों, इसका मतलब 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे का मतलब होता है चूंकि t सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी लैम्डा है, इसलिए 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बराबर लैम्डा बटे t। हम जानते हैं बच्चों 1 सेकेंड में चली गई दूरी को तरंग की चाल भी कहते हैं, जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा v बराबर लैम्डा बटे t। अब यहाँ हमने n बराबर 1/t भी है। कैसे कि वह समय जिसमें माध्यम का कण एक दोलन पूरा करने में लेता है उसे t से कहते हैं। और n क्या है, यहाँ पर आपने n देखा था, माध्यम के किसी कण द्वारा 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है, जो n है। तो यहाँ पर बच्चों हम 1/t, ये दोलनों की संख्या बराबर n कर देंगे। तो हमारा सूत्र निकला था v = लैम्डा बटे टी बराबर लैम्डा इंटू 1/t कर देंगे। 1/t की जगह हम n लगा देंगे। तो सूत्र क्या निकल के आएगा, v = लैम्डा इंटू n, अर्थात तरंग चाल बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है कि किसी भी तरंग चाल को निकालने के लिए उसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति अगर पता हो तो हम इसमें मान रख के जो है तरंग चाल निकाल सकते हैं। और अगर तरंग दैर्घ्य पता हो तो तरंग चाल और आवृत्ति का जो है मतलब इन तीनों में से कोई 2 अगर बच्चों हमें पता हो तो हम तीसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आपको इतना जो है आसानी से समझ में आ गया होगा, वो टर्म्स जो किसी तरंग को जो है व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, या आपकी चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में रिलेशन क्या है, v = लैम्डा इंटू n। इतना आपको बच्चों समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा बचा है, वो भी देख लीजिए। 9th क्लास, अब जो आपके चैप्टर 11 का टॉपिक है वो है ध्वनि के अभिलक्षण, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। किस तरीके से आप साउंड्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन सी साउंड तेज है, कौन सी धीमी है, कर्कश है, या तो ये आप इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इसको जो है पहचानते हैं बच्चों। सबसे पहले है बच्चों तारत्व या पिच।
ये पिच के द्वारा जो है ध्वनि के मोटे और पतले होने का हमको पता लगता है। जो मोटी ध्वनि होती है बच्चों, वो नीचे तारत्व या पिच की होती है, और जो पतली ध्वनि होती है वो ऊंचे तारत्व की होती है। ध्वनि का तारत्व जो है बच्चों, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसे ही उसका तारत्व अर्थात मोटी या पतली होगी बच्चों। आवृत्ति बढ़ने से अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो तारत्व भी बढ़ता है, और ध्वनि पतली और क्षीण होती जाती है, महीन होती जाती है। लेकिन अगर आवृत्ति घटती है बच्चों तो तारत्व भी घटता है, जिससे क्या होता है, जो ध्वनि निकलती है वो मोटी और सपाट और कर्कश हो जाती है। जैसे हम मच्छर की भिनभिनाहट होती है बच्चों, उसकी आवृत्ति अधिक होती है तो वो मीठी होती है, लेकिन जो शेर की दहाड़ है उसकी आवृत्ति बहुत कम होती है तो तारत्व भी कम हो जाता है, जिससे वो बहुत मोटी सुनाई देती है। दूसरा बच्चों है प्रबलता या लाउडनेस जिसको कहते हैं। इस लाउडनेस या प्रबलता के आधार पर हम जो हमारे कान में ध्वनि सुनाई देती है वो तेज या धीमी महसूस होती है। धीमी ध्वनि होगी उसकी प्रबलता कम होगी, तेज ध्वनि होगी तो उसकी प्रबलता अधिक होगी। अगर मृदु ध्वनि है तो उसका आयाम कम होगा और प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होगा। ध्वनि की प्रबलता बच्चों डेसिबल में नापी जाती है। डेसिबल एक मात्रक है जिसका एसआई मात्रक वॉट प्रति मीटर होता है। इसके बाद तीसरा बच्चों क्या आता है, क्वालिटी ऑफ टिम्बर। साउंड की गुणवत्ता क्या है, गुणता क्या है। इस गुणता के कारण दो वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति की, समान तीव्रता की ध्वनियों में भी हम अंतर महसूस कर लेते हैं। क्या क्वालिटी है उस इंस्ट्रूमेंट की, उस वाद्य यंत्र की, जिसके द्वारा उनकी फ्रीक्वेंसी भी समान है, उनकी प्रबलता भी समान है, लेकिन फिर भी हम उनकी साउंड में डिफरेंस महसूस कर लेते हैं। यही उसकी साउंड की क्वालिटी ऑफ टिम्बर कहलाती है बच्चों। अनेक एकल आवृत्ति जो होती है उसको हम टोन कहते हैं। जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड निकली वो टोन कहलाती है। लेकिन अगर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम स्वर या नोट कहते हैं, जो सुनने में सुखद होती है और मीठी लगती है। जैसे हारमोनियम, सितार या सारंगी की जो ध्वनियाँ होती हैं बच्चों, ये मिक्स्ड आवृत्तियों की ध्वनि निकलती है जो स्वर या नोट के अंतर्गत आती है। चौथा है बच्चों इंटेंसिटी या तीव्रता। कैसे किसी आवाज की तीव्रता को हम मापेंगे। किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा उसकी ध्वनि तीव्रता कहलाती है। और इसमें एसआई मात्रक इसका वॉट प्रति मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। और इसको तरंग की तीव्रता जो होती है वो उसके कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आप जितना उसका आयाम बढ़ाते जाएंगे उसकी तीव्रता भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों कि किसी भी ध्वनि के अभिलक्षण किस तरह से उसकी हम उसके पिच को, उसकी लाउडनेस को, उसकी गुणता को या उसकी तीव्रता को हम पहचान के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 9th क्लास। ध्वनि का परावर्तन वो ध्वनि की दीवारों से टकराकर ध्वनि का दीवारों से टकराकर वापस लौटना ही ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। जो साउंड दीवारों से टकराकर वापस आती है उसी को बच्चों हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए हमको बड़े आकार के पृष्ठों की आवश्यकता होती है। जैसे पहाड़ों आदि पे आप आवाज़ लगाइए तो दूर तक जाके आपकी कुछ समय के बाद आपकी आवाज़ आपको जो है वो वापस सुनाई दे जाती है। जैसे कुएं से हम आवाज़ निकालते हैं या एक बड़े हॉल में हम जोर से चिल्लाते हैं तो कुछ सेकंड के बाद हमको हमारी आवाज़ सुनाई देती है।
इसी को हम आवाज का परावर्तन भी कहते हैं बच्चों। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के नियम वही हैं जो प्रकाश के जो है प्रकाश तरंग के परावर्तन के नियम। 2 नियम प्रकाश के भी हैं और 2 ही ध्वनि के भी हैं। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित ध्वनि तरंग तथा अभिलंब व परावर्तित ध्वनि तरंग, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित ध्वनि तरंग, अभिलंब व परावर्तित ध्वनि तरंग तीनों एक ही तल में होते हैं। ये 2 नियम प्रकाश तरंग के लिए भी और यही 2 नियम जो है वो ध्वनि तरंग के लिए भी लागू होते हैं। 9th क्लास, ध्वनि तरंगों जो अब एक है प्रतिध्वनि। क्या है प्रतिध्वनि? हमारी अपनी आवाज को दोबारा सुनना। किसी स्थान पर की गई ध्वनि जब किसी दूर के तल से परावर्तित होकर पुनः सुनाई दे, उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और ये तभी संभव है जब उस स्रोत तथा उस परावर्तक तल के बीच में पर्याप्त दूरी हो, और वो दूरी इतनी हो। उसका रीजन ये है बच्चों कि जब हम किसी आवाज को सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कान में 1/10 1 सेकेंड का 1/10 भाग तक रहता है। तो उसकी दूरी अगर प्रॉपर नहीं होगी और 1/10 सेकेंड के अंदर ही वो ध्वनि अगर वापस आ जाएगी तो वो हमारे कान को सुनाई नहीं देगी और उसको हम प्रतिध्वनि नहीं कहेंगे। तो प्रतिध्वनि क्या होगी बच्चों? वो जो कान के उतना डिस्टेंस हो उस स्रोत और परावर्तक तल में बच्चों, जिसमें कि वो हमें ध्वनि 1/10 सेकेंड के बाद सुनाई दे। क्योंकि श्रोता हमने आपको बताया, और इसके क्या उदाहरण है बच्चों? जैसे मेगाफोन या भोपू लोगों को सुनाई देता है ना, या स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जो है जांच करते हैं, अंदर जो है इसकी वाइब्रेशंस डालते हैं, उसकी साउंड अपने कान में सुनते हैं, या ध्वनिपट साउंड बोर्ड जो होते हैं, इन सभी के हमको ये सभी आवाज़ें हमको उस परावर्तन के दौरान प्राप्त होती हैं जो उस स्रोत से जो है हमारे परावर्तक तल तक पहुंचती हैं बच्चों, और वहां से हमारे संबंधित कानों तक उसका जो है प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रतिध्वनि वही होती है जो हम सुनते हैं, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड का 1/10वां भाग। उस आवाज को वापस आने में लगे समय जो है वो 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए, तभी हमारे कान को वो आवाज सुनाई देगी। अब बच्चों, हम लोगों के कानों की भी एक सीमा है। उस सीमा के अंतर्गत ही हम किसी साउंड को सुन सकते हैं। तो वो सीमाएं क्या है ये भी समझ लीजिए। 3 श्रेणियों में जो है रेंज ऑफ हेयरिंग को बच्चों बांटा गया है, क्योंकि हमारे कान जो है वो एक निश्चित आवृत्ति की साउंड को ही सुन सकते हैं बच्चों। वो 3 श्रेणी क्या है? पहला है अपश्रव्य तरंगे, दूसरा है श्रव्य तरंगे और तीसरा है पराश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे वो होती हैं बच्चों जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, और ये मनुष्य को नहीं सुनाई देती हैं। ये वेल, हाथी या दरियाई घोड़े आदि जो हैं ये अपश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं। दूसरा बच्चों, श्रव्य तरंगे जो मनुष्य सुन लेते हैं, जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, ये आवृत्ति जो है मनुष्य, जानवर, घंटी, ढोल, तबला या वायलिन आदि के द्वारा उत्पन्न होती है। तीसरा है बच्चों पराश्रव्य तरंगे। इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है, और ये कुछ जैसे चमगादड़ है, बिल्ली है, कुत्ते जैसे कुछ पक्षी या कुछ प्राणी जैसे कुछ पक्षी और कुछ कीट, इनमें भी जो है पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। आवृत्ति अधिक होने के कारण इनमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और ये बहुत विशेष स्थानों पर जो है इन किरणों का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे श्रव्य और पराश्रव्य अपश्रव्य तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं बच्चों, वहाँ पर पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इकोकार्डियोग्राफी में
या अल्ट्रासोनोग्राफी आदि जो है ये इसी पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही जो है इकोकार्डियोग्राफी में मनुष्य के हृदय की स्थिति का पता लगाया जाता है तथा अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा मनुष्य के आंतरिक अंगों के की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है कि मनुष्य के आंतरिक अंग सब सही हैं या कहीं कोई खराबी है। ये अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा पता चल जाता है। बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। सभी लगभग सभी हमने जो इसमें आपके टॉपिक्स आते हैं वो आपको समझा दिए हैं बच्चों। अपनी कॉपी पे इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और मेरे वीडियो को बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप जैसे बहुत से गांव में रहने वाले बच्चे जो हैं जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं वो इस सब हमारे वीडियो को देखें, समझें और अपने नोट्स बनाएं ताकि वो अपने आने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो बच्चों। ये आपके साइंस सब्जेक्ट का 11th लेसन था बच्चों। एक और लेसन बाकी है। बाकी सभी चैप्टर्स के हमने जो है वीडियो आपके जो है अपने YouTube चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा में दे दिए हैं। आप सभी उन चैप्टर्स को बार बार पढ़िए, समझिए और अपनी जानकारी अपने सभी दोस्तों तक साझा करिए बच्चों। हमारे चैनल को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों। अब अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग 9th क्लास, कैसे हैं बच्चों? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हमें ये उम्मीद है। और आज आपके साइंस सब्जेक्ट की जो श्रृंखला हम आपको पढ़ा रहे थे आपके विज्ञान विषय में, वो उसका लेसन नंबर 11 साउंड या ध्वनि। आज हम चैप्टर 11 आपको उसके बारे में समझाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है साउंड और ध्वनि। ध्वनि आप सब जानते हैं क्या होती है। जब भी हमारे कानों में किसी प्रकार का कंपन महसूस होता है, कुछ लगता है कि मेरे ईयर्स में कोई वाइब्रेशंस हो रही है, तो हमको कोई ना कोई ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि क्या है? ये भी एक ऊर्जा का ही स्वरूप है बच्चों। और इस ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो माध्यम के द्वारा जब हम किसी भी यंत्र में या किसी भी उसमें कोई एक विक्षोभ या हलचल बच्चों उत्पन्न कराते हैं, तो उस विक्षोभ या हलचल जो है वो वाइब्रेशंस कंपन के माध्यम से, जो माध्यम में कण होते हैं वायु के, उनमें कंपन होता है और कंपन के द्वारा वो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। इसी को बच्चों हम ध्वनि कहते हैं। जो हमारे कानों में आती है, हमें सुनाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं? आवाज या ध्वनि। ध्वनि जो है जब माध्यम में चलती है तो ये 2 प्रकार की तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचती है। ये जो तरंगे होती हैं इनको अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे। इसको बच्चों एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। जब आप किसी यंत्र को जो है बजाते हैं, चाहे सितार ले लीजिए, तो सितार में आप उंगलियों से उसके तारों पे कंपन करते हैं, अर्थात विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। तो उन तारों से जो है एक आवाज़, एक साउंड निकलती है। वो साउंड हमारे कानों में आती है और उसी के द्वारा हम सितार के तार से निकली हुई ध्वनि को महसूस करते हैं। अब ध्वनि में जो है किस प्रकार से जो है प्रोपगेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, इसके बारे में बच्चों समझिए। ध्वनि है क्या, कैसे संचरित होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ जो हमने आपको बताई हैं वो क्या होती हैं, ये सब हम आपको इस चैप्टर के अंतर्गत समझाएंगे। देखिए बच्चों, ध्वनि का सबसे पहला इस चैप्टर में जो टॉपिक या जो है कि ध्वनि है क्या, इसका उत्पादन कैसे होता है और इसका नेचर कैसा होता है। प्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ साउंड है क्या। तो किसी भी ध्वनि स्रोत के द्वारा विक्षोभ होता है, डिस्टर्बेंस या हलचल।
विक्षोभ उत्पन्न करने पर इसमें अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे कानों को सुनाई देती हैं, उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, धातु की पतली पत्ती को कंपित कराना, किसी भी चीज़ पे आप पटकेंगे वो हिलने लगती है, उसमें कंपन होने लगता है। या घंटे पर चोट मारने से घंटे में जो है आवाज़ निकलने, एक वाइब्रेशंस होती है, एक कंपन होता है, जिसके माध्यम से हमें उसमें एक आवाज़ एक जो है वो सुनाई देती है। या सितार के तार को कंपित करके छोड़ देने पर भी उसमें एक जो है विक्षोभ के कारण ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। या हम जो मनुष्य बोलते हैं बच्चों, हमारे भी गले में जो एक झिल्ली होती है जिसे स्वर यंत्र कहते हैं, उस स्वर यंत्र में जब वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं उसकी झिल्ली में, तभी हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है और हम अपनी आवाज़ को दूसरों को सुना लेते हैं। तो ये बच्चों हो गया प्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ साउंड। अब नेक्स्ट है कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। बच्चों देखिए बच्चों, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड के संचरण के लिए हमें एक माध्यम, पहला पॉइंट है कि किसी भी ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम होना बहुत आवश्यक है। बिना माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान प्रोपगेट नहीं होगी बच्चों। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। एक कांच का बच्चों जार लिया है, कांच का एक जार है जिसमें ऊपर एक जो है ढक्कन से एक बैटरी, एक बिजली वाली घंटी लटका दी है रबर बैंड के माध्यम से, और उसको नीचे निर्वात पंप से जोड़ दिया है, ऊपर जो है वो बैटरी लगी है बच्चों। अब जब हम जो है इस बैटरी को ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये घंटी जो है बजने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पूरा उपकरण जो है हम वायु रोधित बनाते हैं। तो जब हम इस रबड़ को खींचते हैं और बैटरी, बिजली की जो बैटरी है, उससे एक आवाज़ जो है बच्चों साउंड निकलने लगती है। अब हम क्या करते हैं कि इस निर्वात पंप को जो है वो चालू करते हैं बच्चों, और जितनी भी इस एपरेटस की वायु थी उसको खींच लेते हैं। अर्थात इस जार के अंदर एक वैक्यूम, एक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। इसके पहले तो इसमें वायु के कण थे, लेकिन जब हमने इस निर्वात पंप को ऑन किया तो इस निर्वात पंप के माध्यम से इस जार की जितनी भी वायु थी वो सब बाहर निकल गई। अब जब हम इस घंटी को बजाने के लिए कनेक्शन से जोड़ते हैं बच्चों, तो बिजली की घंटी नहीं बजती है। क्यों नहीं घंटी में आवाज़ आती है? इसलिए कि इस जार के अंदर वैक्यूम, निर्वात उत्पन्न हो जाने से इससे निकली हुई जो आवाज़ है, जो हलचल है, उसको एक माध्यम नहीं मिला, और इससे कि वो प्रोपगेट अर्थात संचरित एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हुई, इसलिए हमको कानों के द्वारा कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। इससे ये सिद्ध होता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा बच्चों क्या है कि ध्वनि के संचरण में माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ध्वनि का संचरण होता है तो जो माध्यम के कण हैं, जिस माध्यम से वो ध्वनि जो है संचरित हो रही है, वो कण अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, और वो अपनी ऊर्जा को, वो ऊर्जा जो उनको उस विक्षोभ के द्वारा प्राप्त हुई है, वो अपने आगे वाले कण को दे देते हैं और स्वयं अपने स्थान पर बने रहते हैं। आगे वाला कण अपने वाले आगे कण को दे देता है और वो अपने स्थान पर बना रहता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में ध्वनि का जब प्रोपोगेशन होता है बच्चों, तो जो माध्यम होता है उस माध्यम के कण अपने स्थान पर बने रहते हुए अपने आगे वाले कणों को जो ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, स्थानांतरित करते रहते हैं, जिससे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर और संबंधित को सुनाई देती है। तीसरा बच्चा है ध्वनि माध्यम में जो तरंग है वो वेव्स के रूप में चलती है। अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था कि हमारे अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंगे हैं जिनके द्वारा जो है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान में बच्चों प्रोपगेट या संचरित होती है।
इसके लिए बच्चों एक उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि एक नली लें आप, उसमें एक आवाज़ जो है वो फूके, पतली सी नली हो और उसमें जब एक आप साउंड डालेंगे, एक आवाज़ डालेंगे तो वो नली के बाहर जो है वो सुनाई देनी चाहिए। कैसे? उसके जो नली के अंदर वायु के कण होते हैं वो उस आवाज़ को पाकर जो है ऊर्जावान हो जाते हैं और वो अपनी ऊर्जा को अपने आगे वाले कण को दे देते हैं। खुद अपने स्थान पे बने रहते हैं बच्चों, अपनी ऊर्जा को अपने आगे वाले कणों को दे देते हैं और स्वयं अपने स्थान पर बने रहते हैं। वो आगे वाला कण उसके आगे वाले कण को अपनी ऊर्जा दे देता है। इस प्रकार से 1 by 1 उस नली के अंदर जितने भी वायु के कण होते हैं वो सब एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफर करके इस आवाज को, इस ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस 3 पॉइंट से बच्चों क्या सिद्ध हुआ कि ध्वनि जब संचरित होती है तो एक तो उसके लिए माध्यम होना बहुत अनिवार्य है। दूसरा बच्चों, माध्यम में जो कण होते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। और तीसरा बच्चों, जो ध्वनि जब चलती है तो वो तरंगों के रूप में चलती है। तो ध्वनि संचरण के लिए हमें इन 3 बातों का जानना बहुत आवश्यक होता है। 9th क्लास बच्चों, ये जो हमने आपको भी बताया, संचरण के बाद चूंकि हमने ये देखा कि ध्वनि जो संचरित होती है वो एक तरंग के रूप में होती है, तो ये तरंग गति है क्या? माध्यम में तरंग या विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। मतलब जो माध्यम में जहां हमने हलचल उत्पन्न करी वहां के कणों में एक गति उत्पन्न हो जाती है, उस गति या उस हलचल को जो है वो हलचल आगे बढ़ती जाती है, उसको ही हम तरंग गति कहते हैं। इस तरंग गति में कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि हमने आपको अभी इनमें बताया, यही मेन विशेषताएं हैं बच्चों। एक बार फिर समझ लीजिए कि तरंग गति की जो उत्पत्ति है वो हलचल या विक्षोभ के कारण ही होती है। नंबर बी, ये जो हलचल या विक्षोभ है ये एक निश्चित चाल से एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कण अपना स्थान नहीं छोड़ता है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो केवल अपनी हलचल को एक कण से दूसरे कण को माध्यम में दे देता है। तीसरा क्या है कि जो विक्षोभ के कारण माध्यम के कण हैं, अभी हमने आपको बताया कि वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करते हैं, अर्थात अपने आसपास वालों के कणों को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हैं, अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। चौथा क्या है कि जब वो कण गति करते हैं तो कणों के दोलन से विक्षोभ के स्थान से जो अब चूंकि आपस में गति कर रहे हैं बच्चों, तो उनमें एक वेग उत्पन्न हो जा रहा है जिससे उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जा रही है और वो अपनी स्थिति के इधर उधर गति कर रहे हैं तो उनमें स्थितिज ऊर्जा भी उत्पन्न हो जा रही है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि कणों के दोलन से विक्षोभ के स्थान से गतिज और स्थितिज ऊर्जा जो है ये सभी दिशाओं में स्थानांतरित होती जाती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को बच्चों हम कॉमन रूप में यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। तो बच्चों यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है इसको समझिए। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यही ऊर्जा जो है सभी दिशाओं में वो कण जो है वो स्थानांतरित करते जाते हैं। तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, इसका संचरण कैसे होता है, ध्वनि तरंग क्या होती है। अब हम आपको बताते हैं तरंग गति कितने प्रकार की होती है। 9th क्लास, अब हम इसके आगे देखेंगे तरंगों के प्रकार। 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, एक होता है यांत्रिक तरंगे और दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों के बारे में अभी इसके पहले भी हमने आपको बताया था। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव और गैस में जो पदार्थ के कण बच्चों दोलन करते हैं, जो गति करते हैं,
उनके कारण जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, वो जो विक्षोभ के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनको हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता आवश्यक है। बिना माध्यम के यांत्रिक तरंगे संचरित नहीं हो सकती हैं। दो प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग जिसे हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग जिसे हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। दूसरे प्रकार की तरंगे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये तरंगे, इनके लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये विद्युत चुंबकीय जिनमें कोई भौतिक माध्यम नहीं होता है, और ये जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, एक्सरे तरंगे, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं बच्चों। और ये तरंगे जो है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से जो है वो चलती हैं। और इस प्रकार की तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी अपना कार्य करती हैं। तो दो प्रकार की तरंगे हो गई, विद्युत चुंबकीय, पहली यांत्रिक तरंगे जिसमें अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग आती है, और दूसरा बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे हमारी प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, एक्सरे तरंगे, जो कि मेडिकल साइंस में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब बच्चों अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। 9th क्लास, तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे जो ठोस, द्रव और गैस में पदार्थों के कणों के दोलन के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों के संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता अनिवार्य है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे हमने अभी आपको पहले भी समझा दिया है इसके बारे में कि इनमें भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे भी जो मेडिकल साइंस में ज़्यादा ये तरंगों का इस्तेमाल होता है, प्रकाश, रेडियो, गामा, एक्सरे आदि, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और इनकी चाल जो है वो प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, तो बहुत अधिक होती है बच्चों। अब जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, अभी हमने आपको बताया दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि में जो संचरण होता है ध्वनि के कणों का, वो मुख्यतः इन्हीं दो तरंगों के माध्यम से ही होता है। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग बच्चों, यही इनकी परिभाषा भी है और यही इनका अंतर भी है। आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताइए या अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर बताइए, आप यही जवाब जो है इसमें लिख देंगे बच्चों। समझिए बच्चों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या डिफरेंस है। अनुप्रस्थ तरंग जिसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं बच्चों, इस तरंग में माध्यम के कण जो है वो तरंग गति की दिशा के लंबवत गति करते हैं। और इस तरंग में जब ये गति करती है तो इसमें दो प्रकार के विक्षोभ होते हैं। एक ऊंचाई पर जो आता है जिसको हम श्रृंग या क्रीस्ट या शीर्ष कहते हैं, और एक नीचे ट्रफ बनाता है जिसे हम गर्त कहते हैं। एक श्रृंग और एक गर्त के मिलने से बच्चों एक तरंग जो है ये पूरी होती है। इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये सपोज तरंग चली, ये मध्य है, तो मध्य के ऊपर गई बच्चों, या इसका विक्षोभ मध्य को इसको ये इस तरंग दिशा के लंबवत इस तरीके से, तो देखिए ये कहलाता है बच्चों, हमने यह चित्र बनाया हुआ है, इसको श्रृंग या शीर्ष कहते हैं, और ये हिस्सा कहलाता है गर्त। तो एक श्रृंग और एक गर्त, यहाँ से जो होता है पूरा इसका मध्य, ये पूरी एक तरंग गति होती है। समझ में आ गया बच्चों आपको? एक श्रृंग और एक गर्त के मिलने से एक अनुप्रस्थ तरंग बनती है, और ये जो है माध्यम के कणों की जो है ये तरंग गति की दिशा के लंबवत दिशा में जो है वो कंपन या गति करते हैं। दूसरा बच्चों, जो शीर्ष है उस जगह जब ये श्रृंग या शीर्ष बनता है बच्चों, यहाँ पर तरंग के कणों का जो विस्थापन होता है वो सबसे अधिक और धनात्मक होता है,
तथा गर्त पर जो है विस्थापन जो है वो सबसे अधिक होता है, उसका मान जो है वो ऋणात्मक होता है। क्योंकि बच्चों नीचे की तरफ चला जाता है तो मान ऋणात्मक हो जाता है और श्रृंग में मान धनात्मक होता है। विस्थापन दोनों का एक समान होता है। ये तरंगे केवल ठोस में और द्रव की सतह पे, क्योंकि इनमें प्रत्यास्थता का गुण लगता है बच्चों, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं ठोस में और द्रव की सतह पर ही बनती हैं। द्रव के अंदर जो है अनुप्रस्थ तरंगे नहीं बनती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण में घनत्व और दाब, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने बच्चों अनुप्रस्थ तरंग की प्रॉपर्टी समझ ली। अब अनुदैर्घ्य समझ लीजिए, जस्ट इसका अपोजिट होता है बच्चों। इस तरंग में जो माध्यम के कण हैं ये अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर जो है वो इधर उधर अर्थात तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं, ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग के जो माध्यम के जो कण हैं वो अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, अनुप्रस्थ में ऊपर नीचे करते हैं और अनुदैर्घ्य में दाएं बाएं करते हैं। ये तरंग जब दाएं बाएं होती है, जब कण जो है पास पास आ जाते हैं तो उसको हम संपीडन कहते हैं, और जब दूर दूर हो जाते हैं तो इसको हम विरलन कहते हैं। एक संपीडन और एक विरलन जब मिलता है तो एक अनुदैर्घ्य तरंग का निर्माण होता है। संपीडन की स्थिति में बच्चों कणों का वेग अधिकतम होता है और इसका मान धनात्मक होता है। लेकिन विरलन में कणों का वेग तो चूंकि गति नहीं परिवर्तित होती है तो वेग तो बच्चों समान होता है, लेकिन मान जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। जो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है ये द्रव, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में जो है उत्पन्न की जा सकती है। अभी आपने देखा था अनुप्रस्थ केवल ठोस और द्रव की सतह पर थी, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग को ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। संपीडन की स्थिति में क्या होता है बच्चों, घनत्व और दाब अधिक हो जाता है, लेकिन विरलन की स्थिति में माध्यम का घनत्व और दाब जो है ये कम हो जाता है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में आपने देखा था कि जब माध्यम में गति होती है कणों की तो उनके घनत्व और दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या अंतर है ये आप समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा एक ये भी देख लीजिए बच्चों, इसमें जो संपीडन होता है, एक एग्जाम्पल से जब हम एक स्वरित्र या किसी को गति कराते हैं इसमें, तो जो इसके कणों का वाइब्रेशन होता है जब ये पास पास आ जाते हैं तो इसको कहते हैं संपीडन, और जब ये दूर दूर हो जाते हैं इस तरीके से तो इस स्थिति को कहते हैं बच्चों विरलन। समझ में आ गया आपको? जब पास पास इनके कण आ गए तो वो संपीडन की स्थिति हो गई, जब दूर दूर हो गए तो उनको हम विरलन। जब हम किसी हथौड़, किसी वाद्य यंत्र पे हम जब पटकते हैं या उसको चोट देते हैं तो उसके जो दोनों सिरे होते हैं वो गति करने लगते हैं। जब पास पास आते हैं तो उसको हम संपीडन कहते हैं, जब वो दूर दूर हो जाते हैं तो हम विरलन कहते हैं। संपीडन की स्थिति में हमको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है और विरलन की स्थिति में जो आवाज़ है वो धीरे धीरे बच्चों कम होती जाती है। बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आप सबको से ये अनुरोध करेंगे बच्चों कि हमारे चैनल का नाम है साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा। ये क्लास 9th और 10th के आपके विज्ञान विषय में बच्चों जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के हमने प्रॉपर नोट्स जो है बनाए हैं, और प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर जो है आपको वीडियो बनाकर हम आपको जो है ये अपने चैनल के माध्यम से बच्चों भेज रहे हैं, ताकि हमारे वो बच्चे जो घर में बैठकर कभी कभी चैप्टर समझ में नहीं आता है, क्योंकि स्कूल में इतना ज़्यादा कोर्स होता है कि टीचर बार बार एक चैप्टर को रिपीट नहीं कर सकती है। लिमिटेड समय होता है, लिमिटेड समय में हमें लिमिटेड कोर्स पूरा करना पड़ता है बच्चों। तो उस कोर्स को हम एक बार बार अगर हम एक चैप्टर को रिपीट करेंगे तो हमें कोर्स कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए
आप बच्चों, ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है बच्चों कि आप घर में बैठकर अपने विज्ञान विषय को हवा ना समझें, इस विषय पर ध्यान से, इंटरेस्ट से इसको पढ़ें बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आप अपने घर में इस वीडियो को, हमारा चैनल का नाम है, फिर बता रहे हैं बच्चों, साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा, को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत लाभप्रद है बच्चों। हिंदी में हम सारे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इन शब्दों को आसानी से समझ लें। इसीलिए हमने अपने चैनल में हिंदी मीडियम को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है ताकि हमारे वो सभी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं, गांव के बच्चे हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अब बच्चों, हम इस चैप्टर में जो शेष बचा है उसके बारे में भी बताते हैं। 9th क्लास, किसी भी ध्वनि तरंग को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करते समय कुछ ऐसे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जिनकी बारे में जानना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम इन टर्म्स को आप नहीं समझेंगे तो किसी भी ध्वनि तरंग को जो है आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये कौन कौन से टर्म्स है? 8 टर्म्स मुख्य हैं जो किसी भी ध्वनि तरंग को एक्सप्रेस करते समय, डिस्क्राइब करते समय आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सबसे पहला है बच्चों साम्य स्थिति, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं साम्य स्थिति, मध्य स्थिति। दूसरा कहते हैं विस्थापन, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तीसरा बच्चों कहते हैं दोलन की कला, ये दोलन की कला है। ये है आपका दोलन की कला का मतलब होगा बच्चों कि फेज ऑफ वाइब्रेशन, दोलन होती है वाइब्रेशन, तो फेज ऑफ वाइब्रेशन। फिर है चौथा आयाम, आयाम होता है एम्पलीट्यूड, अधिक से अधिक दूरी पे जाना। नंबर 5 है दोलन काल, जिसको कहते हैं बच्चों हम पीरियोडिक टाइम। छठा है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। 7 है तरंग की चाल, गति, जो तरंग चलती है, तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव। और लास्ट है तरंग दैर्घ्य, जिसको हम वेव लेंथ कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 आपको इसके बारे में समझाते हैं। देखिए 9th क्लास, अब सबसे पहले हम देखेंगे साम्य स्थिति क्या। जैसा कि नाम ही है, इसको कहते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोलन करने वाली वस्तु जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है उस बिंदु को माध्य या साम्य स्थिति कहते हैं। जैसे ये साम्य होगा, गति करने वाली वस्तु इधर या इधर जाती है, तो ये क्या कहलाती है बच्चों? साम्य स्थिति। तो जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है उस बिंदु को माध्यम या साम्य स्थिति कहते हैं। दूसरा बच्चों डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, दोलन करने वाली वस्तु की किसी क्षण साम्यावस्था से दूरी जो है वो उसका विस्थापन कहलाती है। जैसे समझ लीजिए बच्चों, ये वस्तु है, वो ए से बी में गई, तो जो ये दूरी है ये इसका विस्थापन कहलाती है। साम्यावस्था से किसी एक और जितना भी जो है वो दूरी चलती है वो उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। तीसरा बच्चों दोलन की कला, कला कहते हैं जब इसको कहते हैं बच्चों फेस ऑफ वाइब्रेशन। तो अभी हमने आपको श्रृंग और गर्त वगैरह बताया था बच्चों, तो वह राशि जो दोलन करने वाली वस्तु के विस्थापन एवं गति की दिशा और अन्य संबंधित राशियों को किसी विशेष क्षण पर जो है व्यक्त करती है, वो उसकी दोलन की कला या फेस ऑफ वाइब्रेशन कहलाती है। जब अनुप्रस्थ तरंग है बच्चों तो उसमें श्रृंग और गर्त हो रहे हैं तो उसको प्रदर्शित करना, या अनुदैर्घ्य तरंग है तो उसमें संपीड़न एवं विरलन हो रहा है बच्चों, तो उन संबंधित राशियों को जो है व्यक्त करना, ये दोलन की कला कहलाती है। चौथा है बच्चों आयाम, आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड। तो जो तरंग है वो संचरण के कारण माध्यम के कणों का अपनी
साम्यावस्था से एक और अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। जो बच्चों ये विस्थापन हो रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा? ये आयाम कहलाएगा। साम्य स्थिति के एक और अधिक से अधिक विस्थापन उसका आयाम कहलाता है और इसको बच्चों ए से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। पांचवा है बच्चों दोलन काल, या इसको कहते हैं आवर्त काल भी इसको कहते हैं। जो हमारा जो मोशन या गति होती है बच्चों, उसको कहते हैं ना पीरियोडिक टाइम। क्या है एक पीरियोडिक टाइम? तो वह समय जिसमें माध्यम का कण एक दोलन पूरा करता है उसका दोलन काल कहलाता है। ये समझिए बच्चों, सपोज ये एक लोलक, सरल लोलक है, ये गति कर रहा है तो ये यहाँ पे आ गया, इसका ए पॉइंट था, ये गति करके गया बी पॉइंट पे, फिर ये अपनी साम्य स्थिति पे आया, फिर ये बच्चों इधर सी पॉइंट पे आया, सी पॉइंट पे गया, फिर ये यहाँ है। तो इस यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये इसका क्या कहलाएगा? एक दोलन काल। अपनी मध्य स्थिति के एक और, है ना, वह समय जिसमें माध्यम का कण एक दोलन पूरा करता है उसको उसका दोलन काल या टी कहते हैं। दोलन काल पूरा कि यहाँ से सरल लोलक ने चालू किया, बी में गया, बी से फिर ए पे आया, फिर सी पे गया, फिर ए पे आया, ये इसका एक पूरा दोलन काल कहलाएगा। ये इसका पूरा एक दोलन काल कहलाएगा, जिसको हम टी से पहचानते हैं बच्चों और जिसका मात्रक है सेकेंड। नेक्स्ट है बच्चों फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। माध्यम के किसी कण द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में उसने कितने दोलन पूरे किए, ये है दोलन करने का आवर्त दोलन काल। तो एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं और जिसका मात्रक होता है प्रति सेकंड या हर्ट्ज। हर्ट्ज ये एक नाम है, हर्ट्ज। नेक्स्ट बच्चों तरंग की चाल, है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी उस तरंग की चाल होती है। किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी उस तरंग की तरंग चाल होती है। इसे बच्चों v से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ में आ गया बच्चों? मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है बच्चों तरंग दैर्घ्य। माध्यम के किसी कण को एक कंपन करने में लगे समय के दौरान तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है तरंग की चाल, उसकी आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्घ्य में रिलेशन क्या है। ये बच्चों समझ में आ गया? बहुत थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, बस उसको और समझ लीजिए तो ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए 9th क्लास, तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में रिलेशन निकालने के लिए हमने माना कि कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल t, उसकी आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा है बच्चों। तो उत्पन्न तरंग t सेकंड में लैम्डा दूरी तय करेगी। तो हम क्या कहेंगे, ये जो डॉट है बच्चों, इसका मतलब 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे का मतलब होता है चूंकि t सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी लैम्डा है, इसलिए 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बराबर लैम्डा बटे t। हम जानते हैं बच्चों 1 सेकंड में चली गई दूरी को तरंग की चाल भी कहते हैं, जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा v बराबर लैम्डा बटे t। अब यहाँ हमने n बराबर 1/t भी है। कैसे?
कि वह समय जिसमें माध्यम का कण एक दोलन पूरा करने में लेता है उसे टी से कहते हैं। और एन क्या है, यहाँ पर आपने एन देखा था, माध्यम के किसी कण द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है, जो एन है। तो यहाँ पर बच्चों हम 1/t ये दोलनों की संख्या बराबर एन कर देंगे। तो हमारा सूत्र निकला था v = λ/t बराबर लैम्डा इंटू 1/t कर देंगे। 1/t की जगह हम n लगा देंगे। तो सूत्र क्या निकल के आएगा, v = लैम्डा इंटू n, अर्थात तरंग चाल बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है कि किसी भी तरंग चाल को निकालने के लिए उसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति अगर पता हो तो हम इसमें मान रख के जो है तरंग चाल निकाल सकते हैं। और अगर तरंग दैर्घ्य पता हो तो तरंग चाल और आवृत्ति का जो है मतलब इन तीनों में से कोई दो अगर बच्चों हमें पता हो तो हम तीसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आपको इतना जो है आसानी से समझ में आ गया होगा वो टर्म्स जो किसी तरंग को जो है व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, या आपकी चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में रिलेशन क्या है, v = लैम्डा इंटू n। इतना आपको बच्चों समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा बचा है वो भी देख लीजिए। 9th क्लास, अब जो आपके चैप्टर 11 का टॉपिक है वो है ध्वनि के अभिलक्षण, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। किस तरीके से आप साउंड्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन सी साउंड तेज है, कौन सी धीमी है, कर्कश है, या तो ये आप इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इसको जो है पहचानते हैं बच्चों। सबसे पहले है बच्चों तारत्व या पिच। ये पिच के द्वारा जो है ध्वनि के मोटी और पतले होने का हमको पता लगता है। जो मोटी ध्वनि होती है बच्चों वो नीचे तारत्व या पिच की होती है, और जो पतली ध्वनि होती है वो ऊंचे तारत्व की होती है। ध्वनि का तारत्व जो है बच्चों उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसे ही उसका तारत्व अर्थात मोटी या पतली होगी बच्चों। आवृत्ति बढ़ने से अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो तारत्व भी बढ़ता है और ध्वनि पतली और क्षीण होती जाती है, महीन होती जाती है। लेकिन अगर आवृत्ति घटती है बच्चों तो तारत्व भी घटता है, जिससे क्या होता है जो ध्वनि निकलती है वो मोटी और सपाट और कर्कश हो जाती है। जैसे हम मच्छर की भिनभिनाहट होती है बच्चों, उसकी आवृत्ति अधिक होती है तो वो मीठी होती है, लेकिन जो शेर की दहाड़ है उसकी आवृत्ति बहुत कम होती है तो तारत्व भी कम हो जाता है, जिससे वो बहुत मोटी सुनाई देती है। दूसरा बच्चों है प्रबलता या लाउडनेस जिसको कहते हैं। इस लाउडनेस या प्रबलता के आधार पर हम जो हमारे कान में ध्वनि सुनाई देती है वो तेज या धीमी महसूस होती है। धीमी ध्वनि होगी उसकी प्रबलता कम होगी, तेज ध्वनि होगी तो उसकी प्रबलता अधिक होगी। अगर मृदु ध्वनि है तो उसका आयाम कम होगा और प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होगा। ध्वनि की प्रबलता बच्चों डेसिबल में नापी जाती है। डेसिबल एक मात्रक है जिसका SI मात्रक वॉट प्रति मीटर होता है। इसके बाद तीसरा बच्चों क्या आता है क्वालिटी ऑफ टिम्बर। साउंड की गुणवत्ता क्या है, गुणता क्या है। इस गुणता के कारण दो वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति की समान तीव्रता की ध्वनियों में भी हम अंतर महसूस कर लेते हैं। क्या क्वालिटी है उस इंस्ट्रूमेंट की, उस वाद्य यंत्र की, जिसके द्वारा उनकी फ्रीक्वेंसी भी समान है, उनकी प्रबलता भी समान है, लेकिन फिर भी हम उनकी साउंड में डिफरेंस महसूस कर लेते हैं। यही उसकी साउंड की क्वालिटी ऑफ टिम्बर कहलाती है बच्चों। अनेक एकल आवृत्ति जो होती है उसको हम टोन कहते हैं। जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड निकली वो टोन कहलाती है। लेकिन अगर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम स्वर या नोट कहते हैं, जो सुनने में सुखद होती है और मीठी लगती है। जैसे हारमोनियम, सितार या सारंगी की जो ध्वनियाँ होती हैं बच्चों,
ये मिक्स्ड आवृत्तियों की ध्वनि निकलती है जो स्वर या नोट के अंतर्गत आती है। चौथा है बच्चों इंटेंसिटी या तीव्रता। कैसे किसी आवाज की तीव्रता को हम मापेंगे? किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा उसकी ध्वनि तीव्रता कहलाती है। और इसमें SI मात्रक इसका वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। और इसको तरंग की तीव्रता जो होती है वो उसके कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात आप जितना उसका आयाम बढ़ाते जाएंगे उसकी तीव्रता भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों कि किसी भी ध्वनि के अभिलक्षण किस तरह से उसकी हम उसकी पिच को, उसकी लाउडनेस को, उसकी गुणता को या उसकी तीव्रता को हम पहचान के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 9th क्लास, ध्वनि का परावर्तन वो ध्वनि की दीवारों से टकरा कर ध्वनि का दीवारों से टकराकर वापस लौटना ही ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। जो साउंड दीवारों से टकराकर वापस आती है उसी को बच्चों हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए हमको बड़े आकार के पृष्ठों की आवश्यकता होती है। जैसे पहाड़ों आदि पे आप आवाज लगाइए तो दूर तक जाके आपकी कुछ समय के बाद आपकी आवाज आपको जो है वो वापस सुनाई दे जाती है। जैसे कुएं से हम आवाज निकालते हैं या एक बड़े हॉल में हम जोर से चिल्लाते हैं तो कुछ सेकंड के बाद हमको हमारी आवाज सुनाई देती है। इसी को हम आवाज का परावर्तन भी कहते हैं बच्चों। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के नियम वही हैं जो प्रकाश तरंग के परावर्तन के नियम। 2 नियम प्रकाश के भी हैं और 2 ही ध्वनि के भी हैं। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित ध्वनि तरंग तथा अभिलंब व परावर्तित ध्वनि तरंग, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित ध्वनि तरंग, अभिलंब व परावर्तित ध्वनि तरंग तीनों एक ही तल में होते हैं। ये 2 नियम प्रकाश तरंग के लिए भी और यही 2 नियम जो है वो ध्वनि तरंग के लिए भी लागू होते हैं। 9th क्लास, ध्वनि तरंगों जो अब एक है प्रतिध्वनि। क्या है प्रतिध्वनि? हमारी अपनी आवाज को दोबारा सुनना। किसी स्थान पर की गई ध्वनि जब किसी दूर के तल से परावर्तित होकर पुनः सुनाई दे उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और ये तभी संभव है जब उस स्रोत तथा उस परावर्तक तल के बीच में पर्याप्त दूरी हो। और वो दूरी इतनी हो, उसका रीजन ये है बच्चों कि जब हम किसी आवाज को सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कान में 1/10 एक सेकंड का 1/10 भाग तक रहता है। तो उसकी दूरी अगर प्रॉपर नहीं होगी और 1/10 सेकंड के अंदर ही वो ध्वनि अगर वापस आ जाएगी तो वो हमारे कान को सुनाई नहीं देगी और उसको हम प्रतिध्वनि नहीं कहेंगे। तो प्रतिध्वनि क्या होगी बच्चों? वो जो कान के उतना डिस्टेंस हो उस स्रोत और परावर्तक तल में बच्चों, जिसमें कि वो हमें ध्वनि 1/10 सेकंड के बाद सुनाई दे। क्योंकि श्रोता हमने आपको बताया। और इसके क्या उदाहरण है बच्चों? जैसे मेगाफोन या भोपू लोगों को सुनाई देता है ना, या स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जो है जांच करते हैं, अंदर जो है इसकी वाइब्रेशंस डालते हैं, उसकी साउंड अपने कान में सुनते हैं, या ध्वनिपट साउंड बोर्ड जो होते हैं, इन सभी के हमको ये सभी आवाज़ें हमको उस परावर्तन के दौरान प्राप्त होती हैं जो उस स्रोत से जो है हमारे परावर्तक तल तक पहुंचती हैं बच्चों, और वहां से हमारे संबंधित कानों तक उसका जो है प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रतिध्वनि वही होती है जो हम सुनते हैं, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए?
1 सेकंड का 1/10वां भाग, उस आवाज़ को वापस आने में लगे समय जो है वो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए, तभी हमारे कान को वो आवाज़ सुनाई देगी। अब बच्चों, हम लोगों के कानों की भी एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत ही हम किसी साउंड को सुन सकते हैं। तो वो सीमाएं क्या है ये भी समझ लीजिए। 3 श्रेणियों में जो है रेंज ऑफ हेयरिंग को बच्चों बांटा गया है, क्योंकि हमारे कान जो है वो एक निश्चित आवृत्ति की साउंड को ही सुन सकते हैं बच्चों। वो 3 श्रेणी क्या है? पहला है अपश्रव्य तरंगे, दूसरा है श्रव्य तरंगे और तीसरा है पराश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे वो होती हैं बच्चों जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है और ये मनुष्य को नहीं सुनाई देती हैं। ये वेल, हाथी या दरियाई घोड़े आदि जो हैं ये अपश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं। दूसरा बच्चों, श्रव्य तरंगे जो मनुष्य सुन लेते हैं, जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, ये आवृत्ति जो है मनुष्य, जानवर, घंटी, ढोल, तबला या वायलिन आदि के द्वारा उत्पन्न होती है। तीसरा है बच्चों पराश्रव्य तरंगे। इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है और ये कुछ जैसे चमगादड़ है, बिल्ली है, कुत्ते जैसे कुछ पक्षी या कुछ प्राणी जैसे कुछ पक्षी और कुछ कीट, इनमें भी जो है पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। आवृत्ति अधिक होने के कारण इनमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है और ये बहुत विशेष स्थानों पर जो है इन किरणों का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे श्रव्य और पराश्रव्य अपश्रव्य तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं बच्चों, वहाँ पर पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इकोकार्डियोग्राफी में या अल्ट्रासोनोग्राफी आदि जो है ये इसी पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही जो है इकोकार्डियोग्राफी में मनुष्य के हृदय की स्थिति का पता लगाया जाता है तथा अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा मनुष्य के आंतरिक अंगों की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है कि मनुष्य के आंतरिक अंग सब सही हैं या कहीं कोई खराबी है। ये अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा पता चल जाता है। बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। लगभग सभी हमने जो इसमें आपके टॉपिक्स आते हैं वो आपको समझा दिए हैं बच्चों। अपनी कॉपी पे इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और मेरे वीडियो को बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप जैसे बहुत से गांव में रहने वाले बच्चे जो हैं, जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, वो इस सब हमारे वीडियो को देखें, समझें और अपने नोट्स बनाएं, ताकि वो अपने आने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो बच्चों। ये आपके साइंस सब्जेक्ट का 11th लेसन था बच्चों। एक और लेसन बाकी है। बाकी सभी चैप्टर्स के हमने जो है वीडियो आपके जो है अपने YouTube चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा में दे दिए हैं। आप सभी उन चैप्टर्स को बार बार पढ़िए, समझिए और अपनी जानकारी अपने सभी दोस्तों तक साझा करिए बच्चों। हमारे चैनल को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों। अब अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं।